हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और ऐसी चीज़ हम डिस्कस करने वाले कि जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो भी कुछ स्टॉक मार्केट में कुछ काम करते हैं तो उनको ये वाइटल जो 5 फैक्टर्स है या 5 प्रिंसिपल्स है ये पता ही होने चाहिए। और इन 5 प्रिंसिपल से आपके इन्वेस्टमेंट में इतना ह्यूज डिफरेंस गिरेगा जो आप समझ भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो सबसे बेहतरीन वर्ल्ड के जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट जी, तो उनके लाइफ में से जो सबसे बेहतरीन लेसन्स थे वो 5 हमने लेसन्स आपके लिए लाए हैं और उनको एक आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो आपको समझने में आसानी भी होगी। और अगर कुछ आपको डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम वो भी आपको आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मेजरली ऐसे कौन से लेसन्स होते हैं जो आम लोगों को पता नहीं होते और कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़े बड़े जैसे चार्ली मंगर हो गए, वॉरेन बफे हो गए, तो उन्होंने इतनी बड़े नेट एसेट्स बनाए और इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो कैसे बन पाए और उनके कौन से प्रिंसिपल्स है जो हर एक जो भी इसमें काम करता है तो उसने वो चीज़ें फॉलो करनी ही चाहिए। अगर ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो काफ़ी ग्रोथ उसमें आपको दिखाई देगी और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस आपके इन्वेस्टमेंट में आपको फायदे का रहेगा। तो उसमें से जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है उसको हम डिस्कस करेंगे। उनका जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो ये था कि बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। If you have a temperament that when others are fearful, you're going to get scared yourself. You know, you are not going to make a lot of money in securities over time in all probability. तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका बेसिकली अर्थ जो मुझे समझ में आता है वो ये था कि हमेशा अगर आप मार्केट्स को ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट में जब करेक्शन होता है या फिर जब फॉल होता है तब मार्केट में फियरफुल मतलब जो लोग होते हैं वो सोचते नहीं और बेचना शुरू कर देते हैं। मतलब एक्चुअली अगर कुछ स्टॉक्स है तो उसकी वैल्यू कितनी है और उसके कंपैरिजन में उसकी प्राइस कितनी है उसके बारे में कम सोचा जाता है और सिर्फ लोगों को एक जल्दबाजी होती है कि सबसे पहले ये पैसे को निकाल के बैंक अकाउंट में डालिए या फिर बैंक अकाउंट में ही नहीं मैट्रेस के नीचे छुपा के रखना है, क्योंकि इतने फ्यूअर मार्केट में आ जाती है। जैसे कोविड टाइम पे हुआ था कि लोग कंटिन्यूसली बेच रहे थे और काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा जो उनका माल था वो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में बेच दिया और फिर बाद में पछता है कि उस टाइम में हमें बेचा क्यों, क्योंकि वापस कम बैक हुआ और मार्केट्स ने उन लेवल्स को काफ़ी ब्रेक करके उतने डबल प्राइस पर निकल गए, डबल से ट्रिपल प्राइस पे 200% 300% एक्स उस प्राइस पर निकल गए। तो ये क्यों हुआ और क्यों ऐसे कम लोग होते हैं जो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ले पाते हैं? वो इसके लिए बेसिकली ये होता है कि ऐसे काफ़ी बार क्रैशेस हुए जो मार्केट्स में काफ़ी बार होते हैं, कंटिन्यूसली होते हैं। कुछ वॉर सिचुएशन होता है, कुछ होता है और उसमें ऐसे लगता है कि बस अभी दुनिया खत्म हो गई, अभी ये एंड है, अभी मार्केट जीरो पे निकलने वाला है और उसमें लोग कुछ सोचते नहीं है कि ये अभी ये जो स्टॉक है, ये जो बिजनेस है, इसका आउटपुट कितना है, ये कितना अच्छा आउटपुट निकाल सकता है और उसके कंपैरिजन में उसकी प्राइस अभी कितनी है। तो उस टाइम पे लोग बेचने लगते हैं और जो लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ये जो स्टॉक था वो 100 रुपीज़ का था, ये अभी हमें 50 रुपीज़ पे मिल रहा है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये मौका बेचने का नहीं, ये मौका खरीदने का है। और वैसे ही लोग ऐसे मार्केट्स में पैसे कमा पाते हैं, क्योंकि यूजुअली अगर देखा जाए तो मार्केट जब स्टडी होते हैं तो क्या उतने अपॉर्चुनिटीज रहते हैं? तो उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं रहते। जो बड़े जो लोग हैं वो हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फ़ायदा लेते हैं। जब 99% जब लोग होते हैं वो डर में होते हैं तब ये लोग ग्रीडी होते हैं और अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे उठाने की ये बात इनकी होती है और ये सोचते हैं। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में उन्होंने कहा है तो वो ये है कि वो एक होल्डिंग कैश को रिलेटेड है। We want money employed, but we'll never employ it, just employ it. And you will find us quite unhappy over time if cash just keeps building up. And I think one way or another we'll find ways to use it. होल्डिंग कैश को रिलेटेड मतलब क्या है कि हमेशा एक कोई भी इन्वेस्टर अगर होता है तो उसको यही इच्छा होती है कि उसका जो पैसा रहेगा वो इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अनएक्सपेक्टेड कैश आता है, मतलब अगर कुछ आप बेच देते हो तो वहाँ से कैश आता है, कुछ और एक चीज़ होती है तो उसमें से कैश आ जाता है, या फिर आपके पोर्टफोलियो में कैश पड़ा हुआ है, अगर कुछ स्टॉक्स अपने बेच दिए तो वो पड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जो होते हैं तो वो हमेशा उस टाइम पर ये सोचते हैं कि स्टॉक में हम डालना चाहिए अपने पैसा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर कैश है भी, लेकिन अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स नहीं दिखा दे रहे, अच्छे बिजनेसेस नहीं दिखा दे रहे, तो उस कैश को होल्ड रखना वही सबसे बेहतर रहेगा। ये नहीं कि जल्दबाजी पैसा है तो इन्वेस्ट करना ही है किसी एक भी स्टॉक में। हमेशा आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए उसके बारे में आपका एक कन्विक्शन रहना चाहिए, मतलब आपका एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो सही बिजनेस में किए।
क्योंकि आपका खुद का अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप हमेशा वो पैनिक के बारे में सोचोगे, हर एक प्राइस मूवमेंट उसकी देखोगे, और हमेशा कुछ अगर 2-3 टक्का वो नीचे भी गिरता है तो आप पैनिक हो जाओगे कि अरे यार ये नीचे गिर रहा है और इसके बारे में हमें कन्विक्शन नहीं था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ कैश है तो राइट टाइम पे होल्ड करने में ही सबसे अच्छी बात होती है। और एक हमेशा एक अपॉर्चुनिटी आएगी, जो अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप उसको कैश कर सकते हो, तब इन्वेस्ट कर सकते हो और उसमें से अच्छे रिटर्न्स भी आप पा सकते हो। तीसरी और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हर कोई मतलब ये सोचते रहता है, और वो जो फैक्टर है वो आपके लिए काफ़ी फायदे का रहेगा। देखिए, अगर आपने देखा होगा तो हर एक इन्वेस्टर यही सोचता है कि अभी नहीं, कुछ करेक्शन होने दीजिए तब हम पैसे डालेंगे। 5% मार्केट को गिरने वाला है तो उसमें डालेंगे, 10% गिरने वाला है तब डालेंगे। You may have trouble believing this, but Charlie and I never have an opinion about the market because it wouldn't be any good and it might interfere with the opinions we have that are good. If we're right about a business, if we think a business is attractive, it would be very foolish for us to not take action on that because we thought something about what the market was going to do or anything of that sort. लेकिन उनका ये कहना था कि कभी भी जो मार्केट कंडीशंस को या फिर मार्केट के ट्रेंड को हमने एनालाइज नहीं किया, ना उन्होंने किया, ना उनके जो पार्टनर थे चार्ली मंगर, उन्होंने कभी मार्केट कंडीशंस के बारे में बात की कि आगे जाके मार्केट गिर सकता है या फिर नहीं गिर सकता है। क्योंकि वो एक बात ऐसी है, उनका ये कहना था कि वो अनसर्टन है, वो ना आपको पता है ना हमको पता है, ना वॉरेन बफे जी को पता है। तो उनका ये कहना था कि हमें एक तो चीज़ पता है कि ये जो बिजनेस है, ये जो स्टॉक है, ये अभी अच्छे प्राइस पर है और अच्छे वैल्यूएशन पर है और यहाँ से ये स्टॉक ऊपर बढ़ सकता है। अगर ये हमें पता है तो हमने उसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। उनका ये कहना था कि हमेशा जो चीज़ आपको पता है वहाँ तक जाना चाहिए, जो चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। और ये एक सबसे बुरी डील हो जाएगी कि जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है या फिर जिस चीज़ को आप एंटिसिपेट नहीं कर पाते, उस चीज़ की वजह से आपने जो चीज़ आपको पता है वो बात अगर आपने छोड़ दी तो वो सबसे बड़ा लॉस होता है। तो एक काफ़ी अच्छी बात और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने इस पॉइंट में कहा है। फोर्थ जो एक चीज़ है जो हम सब ने देखी होगी कभी ना कभी लाइफ में, उन्होंने एक रिस्क के बारे में कहा है। Volatility does not measure risk, and the problem is that the people who have written and taught about risk do not know how to measure risk. And the nice thing about beta, which is a measure of volatility, is that it's nice and mathematical and wrong in terms of measuring risk. तो रिस्क के बारे में हमेशा हम काफ़ी बार सोचते हैं कि रिस्क कितनी है या फिर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, और रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी कुछ फैक्टर्स भी है जो ज़्यादा करके इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वो है बीटा। तो बीटा मतलब क्या होता है कि चेंज इन वोलेटिलिटी। अभी वोलेटिलिटी जो होती है वो हमेशा जो पास्ट जो होती है वैसे ही फ्यूचर में रह सकती है, तो वैसा नहीं होता, हमेशा वो नहीं होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी स्ट्रिप में बीटा उसका स्ट्रांग होता है, मतलब वोलेटिलिटी उसमें हाई होती है, और कुछ दिनों बाद उतना बीटा नहीं होता है, मतलब वोलेटिलिटी लो हो जाती है, तो वो काफ़ी चेंजिंग है। तो उसके हिसाब से हम रिस्क को नहीं ये कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी काफ़ी साल पहले अगर देखा जाए तो जो रियल इस्टेट मार्केट था या फिर जो रियल इस्टेट मार्केट था उसमें लो बीटा था, काफ़ी लो वोलेटिलिटी थी, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें उसके हिसाब से, काफ़ी कम लोगों के पास पैसा था और बहुत ज़्यादा लोग लैंड नहीं लेते थे और काफ़ी कुछ चीज़ें तभी वैसी थी। लेकिन तभी काफ़ी लोगों ने जब 2000s में लैंड में या प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट किए थे, कम से कम 20-25 सालों में उनकी बहुत ह्यूज उनको रिटर्न्स मिल चुके हैं। तो तभी अगर सोचा रहा होता कि वोलेटिलिटी कम है या बीटा लो है तो उसमें हम अभी डालेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद में 2000s के बाद में 2010 के बाद में उसमें हाई वोलेटिलिटी हो गया, हाई बीटा हो गया, तो बीटा से हम उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमेशा कुछ भी स्ट्रिक्ट होती है या फिर कुछ भी बिजनेस होता है या फिर कोई सेक्टर भी अगर होता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें ये सोचना है कि अभी की रिस्क कितना है या फिर बीटा कितना है। उसके लिए मेन जो चीज़ है कि मेन आपको वो बिजनेस समझ में आना चाहिए। हमेशा ऐसे कुछ बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए जो बिजनेस के बारे में आप इजी भाषा में किसी को बता पाओ। मतलब अगर किसी स्टॉक में, अगर किसी ऑटो स्टॉक्स में आपने डाले तो क्यों डाले, उसके रीजंस क्या है, वो एक सिंपल लैंग्वेज में आप जब किसी और को बता पाओगे तभी वो एक बात क्लियर हो चुकी कि वो बिजनेस आपको समझ चुका है और उस बिजनेस में ही आपने रहना चाहिए। और फिफ्थ जो पॉइंट है जो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वॉरेन बफे जी का ये कहना था कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपका एक हाई आईक्यू हो। It's a temperamental quality, not an intellectual quality. You don't need tons of IQ in this business. I mean, you have to have enough IQ to get from here to downtown Omaha, but you do not have to be able to play three-dimensional chess or be in the top leagues in terms of bridge playing or something of the sort. You need a stable personality. You need a temperament. हाई आईक्यू मतलब क्या कि आप एक अच्छे चेस प्लेयर हो या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे बड़ी जो बात है, एक आपकी स्टेबल पर्सनैलिटी रहनी चाहिए। एक स्टेबल पर्सनैलिटी का अर्थ क्या होता है? बेन ग्रैम जो सबसे बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने उनके बुक में कहा है कि इट डज नॉट मीन दैट यू आर राइट इफ 1000 पीपल्स आर फॉलोइंग यू। इसका ये अर्थ नहीं कि आप राइट हो अगर 1000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं या आप 1000 लोगों को फॉलो कर रहे हो। आप तभी राइट हो सकते हो जब कोई भी आपको फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी एक अलग सोच भी इसमें रह सकती है। मतलब कोई फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर आप किसी को फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, इसका रियलिटी से लेके कुछ भी संबंध नहीं होता है कि आप राइट होगे या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो राइट होगी या फिर वो रॉन्ग होगी। आपकी इन्वेस्टमेंट राइट तभी होगी जब आपकी रीजनिंग राइट होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट रॉन्ग तभी होगी जब आपकी रीजनिंग रॉन्ग होगी। तो उन्होंने ये कहा है कि कभी किसी को फॉलो मत कीजिए। अगर आपकी रीजनिंग सही होगी, आपका स्टडी अगर सही होगा, तो ही फिर वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये ऐसे कुछ 5 जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हमें लग रहे तो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको कुछ और भी अगर वीडियोस चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके बारे में हम जरूर वीडियोस बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।